दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग को दो पार्ट्स में समझ लिया है, जिसमें पहला पार्ट है उसका विजिबल पार्ट और एक है उसका इनविजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट में हमने बॉडी और ब्रेन को समझा और इनविजिबल पार्ट में हमने उसके थॉट्स को और उसके माइंड को समझा। पिछले वीडियोस में दोस्तों आपने देखा कि जब हमने मेंटल फंक्शनिंग को समझ करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया तो किस तरह से वो क्रॉनिक डिजीज़ से असाध्य रोग से मुक्त हो गया। दोस्तों, हैनीमैन सर ने इस थॉट्स के और माइंड के बॉडी पर जो इम्पैक्ट है, माइंड किस तरह से बॉडी को इम्पैक्ट करता है, इस फिनोमिना को उन्होंने डायनेमिक इन्फ्लुएंस कहा कि ये एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस है हमारे थॉट्स का हमारी बॉडी के ऊपर। और इस डायनेमिक इन्फ्लुएंस, चूँकि ये हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्होंने इसको डायनेमिक इन्फ्लुएंस कहा। इस डायनेमिक इन्फ्लुएंस को दोस्तों हैनीमैन सर ने समझाने के लिए हमको एफोरिज्म नंबर 11 का फुटनोट दिया। उसमें वो हमको इस डायनेमिक इन्फ्लुएंस को समझाते हैं और समझाने के लिए दोस्तों उन्होंने सन, मून और अर्थ का एग्जाम्पल लिया। क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं कि सन, मून और अर्थ हमारी लाइफ से किस तरह से जुड़े हुए हैं। इन तीनों चीज़ों के बिना अर्थ के ऊपर लाइफ का सर्वाइवल नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोस्तों, यूनिवर्स ने लाइफ का जो सर्वाइवल है उसके लिए अर्थ को चुना। यानी कि आप देखेंगे कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें से लाइफ केवल अर्थ के ऊपर है। तो यूनिवर्स ने लाइफ के सर्वाइवल के लिए अर्थ को चुना और इस सर्वाइवल के लिए यूनिवर्स ने अर्थ को एक हिडन एनर्जी दी और वो एनर्जी इनविजिबल एनर्जी है जो अर्थ में छुपी रहती है। वो हिडन इनविजिबल एनर्जी है और इसी एनर्जी की वजह से दोस्तों अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है। और इसी तरह से दोस्तों यूनिवर्स ने मून को एनर्जी दी, हिडन एनर्जी है जो उसके अंदर छुपी हुई है। इसी तरह से सन के पास एनर्जी है। तो दोस्तों यूनिवर्स ने लाइफ के सर्वाइवल के लिए इन तीनों चीज़ों को एनर्जी दी और इस एनर्जी की वजह से अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है और मून के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी का तालमेल वो अर्थ की एनर्जी के साथ बैठा करके हारमोनियसली अर्थ के चारों ओर घूमता है और अर्थ और मून दोनों सन के अराउंड घूमते हैं। और आप देखेंगे कि ये प्रोसेस निरंतर चल रहा है और हारमोनियस वे में चल रहा है, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और इनके मूवमेंट करने से दोस्तों हम लोग डे एंड नाइट को फील करते हैं, हम लोग सीजन्स को, वेदर्स को फील करते हैं। रेनी वेदर है, हॉट वेदर है, कोल्ड वेदर है, ये सारी चीज़ें हम इनके मूवमेंट से फील करते हैं। इस तरह से ये हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। और दोस्तों होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में जब मरीज हमारे पास आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आपकी ये तकलीफ़ कब बढ़ती है, दिन में बढ़ती है, रात में बढ़ती है और किस मौसम में बढ़ती है। और मरीज आके बताते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम नाइट में बढ़ती है। और इस तरह से दोस्तों हम लोगों की जो लाइफ है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है और उसमें जो फिनोमिना हो रहे हैं उनके साथ कनेक्टेड है। अब आप देखेंगे कि जैसे मून है, मून लाइट में शाम के समय में समुद्र के अंदर टाइड्स आते हैं, उसके लिए मून रेस्पॉन्सिबल है और वो मून जो है वो सी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो यूनिवर्स की बॉडीज़ हैं जिसमें सन है, अर्थ है, मून है, ये हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड है। कुछ पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मेरी प्रॉब्लम सन में बढ़ती है, सूरज की धूप में तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें हमको इस बात को बताती हैं कि हम लोग यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हैं। दोस्तों यूनिवर्स ने अर्थ को बनाया, उसको ट्रमेंडस हिडन एनर्जी दी जो छुपी हुई है। इसी तरह से मून की रचना करी, इसी तरह से सन की रचना करी। उसी तरह से दोस्तों लाइफ जो उसने अर्थ पर दी उसमें यूनिवर्स ने ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया और जिस तरह से उसने इन सारी चीज़ों को क्रिएट किया उसी तरह से ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया
और ह्यूमन बीइंग को भी उसने एक हिडन एनर्जी दी जो उसमें छुपी हुई है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूनिवर्सल कनेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग को समझा था, तो उसमें हमने यूनिवर्सल लॉज को डिस्कस किया था। तो चूँकि कोई भी काम अगर लाइफ में होता है उसमें अगर नियम हो तो फिर वो प्रॉपर तरीके से होता है। और ये यूनिवर्सल जो लॉज हैं, जिसमें हमने 7 लॉज को डिस्कस किया था, उसमें से 3 सुपीरियर लॉज हैं और 4 इन्फीरियर लॉज थे। तो जो सुपीरियर लॉज हैं वो किसी भी क्रिएशन को करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। उन लॉज के अकॉर्डिंग ही कोई भी यूनिवर्स की चीज़ क्रिएट होती है। तो उसमें सबसे पहला था लॉ ऑफ लव, दूसरा था लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और तीसरा था लॉ ऑफ पोलैरिटी। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इन लॉज को यूनिवर्स ने किस तरह से यूज़ करके ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन करी, और इन्हीं लॉज से अर्थ को, सन को, मून को और भी जितनी क्रिएशंस हैं उन सबको इन्हीं लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया। दोस्तों, यूनिवर्स में जो 5 तत्व की थ्योरी है, यूनिवर्स के पास 5 एलिमेंट्स थे, जिसमें वाटर, अर्थ, एयर एंड स्पेस एंड फायर, ये 5 एलिमेंट अर्थ के पास थे। इन पांचों एलिमेंट को लेकर के यूनिवर्स ने ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन करी। दोस्तों, जो हमने सुपीरियर लॉज पढ़े उसमें लॉ ऑफ लव के अंदर किसी भी चीज़ को क्रिएट करने का एक इनोसेंट कोड होता है और उसके पास एक इनोसेंट कॉन्शियसनेस होती है। तो उस कोड में उसकी लाइफ की जिसको यूनिवर्स क्रिएट करने जा रहा है उसकी लाइफ की सारी चीज़ें उसके अंदर कोड रहती हैं, और जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस करेगी वो सब कोडिंग लॉ ऑफ लव के अंदर होती है। जिस तरह से हम लोग जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो जो जीन्स के अंदर कोडिंग होती है कि उसको कैसा बॉडी स्ट्रक्चर मिलेगा उस पर्सन को और किस तरह का उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। उसी तरह से दोस्तों, यूनिवर्स ने जब ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया तो फिर ये लाइफ की जो कोडिंग है वो लॉ ऑफ लव में है, जो इनोसेंट कॉन्शियसनेस में रहती है। इसको अभी हम समझेंगे। उसके बाद दोस्तों, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से यूनिवर्स ने ये डिसाइड किया कि जो चीज़ अनमैनिफेस्ट है यूनिवर्स में उसको मैनिफेस्ट करने का डिसाइड किया। तो ये 5 तत्व थे जो अनमैनिफेस्ट रूप से थे, तो यूनिवर्स ने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से इनको मैनिफेस्ट करने के लिए सोचा और इनको मैनिफेस्ट किया। और लॉ ऑफ पोलैरिटी से उसने ये डिसाइड किया कि इस क्रिएशन को फेमिनिन करेक्टर में जाना है या मस्कुलिन करेक्टर में जाना है, यानी इसको मेल बनना है या फीमेल बनना है। दोस्तों, किसी भी बच्चे के बर्थ होने से पहले ही ये डिसाइड हो चुका होता है कि ये मस्कुलिन बनेगा यानी मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अब इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं, आटा बिखरा रहता है और उसमें जैसे जैसे हम पानी डालते हैं तो वो एक शेप लेता चला जाता है। उसी तरह से दोस्तों यूनिवर्स ने इन 5 तत्वों को लिया और उसमें लॉ ऑफ लव को मिक्स करके इसको एक शेप दे दी। तो जो हिडन एनर्जी अर्थ में है लॉ ऑफ लव की, वही हिडन एनर्जी मून में है लॉ ऑफ लव की, वही हिडन एनर्जी सन में है लॉ ऑफ लव की, और वही हिडन एनर्जी ह्यूमन बीइंग में है लॉ ऑफ लव की। तो लॉ ऑफ लव बेसिकली हमारे 5 तत्वों को, जो एलिमेंट हैं, उनको बांधे रखता है। तो इस तरह से दोस्तों लॉ ऑफ लव और 5 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इस तरह से ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन हुई। अब दोस्तों, आपने देखा कि जो लॉ ऑफ लव है वो इन 5 एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। अगर लव की कहीं ना कहीं कमी होने शुरू होगी तो ये 5 जो 5 तत्व हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये बिखरने लगेंगे, डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे। इस डिसइंटीग्रेशन से ही डिजीज़ का स्टार्टिंग होती है। कोई भी बीमारी इसी तरह से स्टार्ट होती है। अब दोस्तों, हम समझेंगे इन एलिमेंट्स की क्या यूटिलिटी है ह्यूमन बीइंग में। तो उसमें जो वाटर एलिमेंट है वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है वो वाटर एलिमेंट से बना है। उसके बाद दोस्तों, जो फायर है एलिमेंट है वो इंटेलेक्ट को बनाता है
उस ह्यूमन बीइंग की इंटेलेक्ट को बनाता है, अर्थ उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी को बनाती है, और जो स्पेस है वो स्पेस जो है उसकी कॉन्शियसनेस को बनाता है, और एयर एलिमेंट उसकी अवेयरनेस को बनाता है। यानी कि एयर एलिमेंट से उसकी अवेयरनेस तैयार होती है, फायर एलिमेंट से उसकी इंटेलेक्ट तैयार होती है, और जो बॉडी है वो अर्थ एलिमेंट से तैयार होती है, जो हम फिजिकल प्लेन पे उसको देखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ह्यूमन बीइंग की यूनिवर्स ने जो क्रिएशन करी उसमें इन पांचों एलिमेंट को उसने लॉ ऑफ लव के साथ मिक्स करके ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया। अब दोस्तों इस तरह से जो एनर्जी सन अर्थ मून में है वही एनर्जी हमारे अंदर है, और अर्थ के ऊपर लाइफ की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है। दोस्तों इस फिनोमेना में आप देखेंगे जैसे जो अर्थ है वो मूवमेंट कर रही है, मून अर्थ के अराउंड मूवमेंट कर रहा है, और ये दोनों मिलकर के सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हुआ, ये किसी रोप से या किसी हुक से नहीं बंधे हुए हैं, ये एक इनके बीच में एक फोर्स है, उसका तालमेल इस तरह से बना हुआ है कि ये घूम रहे हैं। जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं उन पिक्चर्स में आप देखेंगे कि इनके बीच में किसी तरह की फिजिकल और हुक या कोई रोप नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे ये बंधे हों। केवल एक जो है एनर्जी है, उस एनर्जी का इफेक्ट है, और उसके एनर्जी से ये एक दूसरे के अराउंड मूव कर रहे हैं, और इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। इस फिनोमेना को दोस्तों हैनीमैन सर ने कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना कहा। ये एक कॉज है और उसका एक इफेक्ट है, यानी कि अर्थ के पास जो एनर्जी है उसका इफेक्ट है कि वो मून की एनर्जी के साथ हारमोनियसली कांटेक्ट में है, और मून उसके अराउंड घूम रहा है और अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, और इन दोनों ने सन की जो एनर्जी है उसके साथ तालमेल बढ़ा के रखा है, और उस हारमोनियसली प्रोसेस के थ्रू ये सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो इसको दोस्तों हैनीमैन सर ने कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना कहा। उसके बाद दोस्तों इस फिनोमेना को जो लोग समझते हैं उसको उन्होंने सुप्रा सेंसुअल आइडिया कहा, कि सुप्रा सेंसुअल आइडिया जिन लोगों के पास है वो इस फिनोमेना को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ये बात को ढूंढ नहीं सकते कि कॉज क्या है, उस कॉज को क्या हम समझें, उस कॉज को कैसे समझें, क्योंकि वो एक लॉ ऑफ लव है, और जो कि ऑल फ्री फ्रॉम ऑल मैनिफेस्टेशंस है, वो किसी के बंधन में नहीं होता, और वो अपने आप ही काम करता है। तो यूनिवर्स ने दोस्तों जो लॉ ऑफ लव है उसको डिफाइन किया है कि इट इज़ ओनली फॉर सर्व, यानी कि केवल सर्विस के लिए है। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से सन मून मिल करके अपनी एनर्जी को जो अर्थ पर लाइफ है उसके सर्वाइवल के लिए निरंतर देते जा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि किसको देना है किसको नहीं देना है, वो रेगुलरली उसको सर्व कर रहे हैं। तो उसी से अर्थ पर जो प्लांट लाइफ है वो सर्वाइव कर रही है, एनिमल लाइफ है वो सर्वाइव कर रही है, और ह्यूमन लाइफ है वो भी सर्वाइव कर रही है, और जो ह्यूमन लाइफ के लिए जो खनिज तत्व यानी कि जो एलिमेंट्स दिए वो भी उसी फोर्स से, उसी एनर्जी से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों लाइफ का प्रोसेस चल रहा है, और ह्यूमन बीइंग जो क्रिएट हो चुका है, जिसके पास 5 एलिमेंट हैं, और उसके पास लॉ ऑफ लव है जो हिडन एनर्जी है उसकी। अब दोस्तों हम इस कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना को सुप्रा सेंसुअल आइडिया से समझ करके हम इसको डिजीज़ में किस तरह से अप्लाई करते हैं, अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो दोस्तों मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। तो इसमें हम थ्योरी ऑफ मियाज़्म को समझेंगे, जिसमें से हम केवल सोरिक पार्ट को समझेंगे, सोरा को समझेंगे, और साइकोसिस और सिफिलिस को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। दोस्तों ह्यूमन बीइंग तैयार हो गया, उसके पास 5 एलिमेंट हैं, और उसके पास लॉ ऑफ लव है जो कि हिडन है, और वो 5 एलिमेंट्स को बांधे हुए हैं। दोस्तों सोरा जो है, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखा कि ये नेगेटिव डिफेंस है, और फर्स्ट नेगेटिव डिफेंस है, और ये सेंसिटिविटी है। तो हम ये आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से डेवलप होता है।
दोस्तों सोरा जो है वो हर कोई लेकर के पैदा होता है, लेकिन वो डोरमेंट स्टेट में होता है, वो बिल्कुल छुपा हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे लाइफ के व्यूज़ आते हैं तो फिर वो सोरा अपनी एक्साइटेड फॉर्म में आता है और उसके बाद वो एक्टिव फॉर्म में आता है। तो ये जो फर्स्ट नेगेटिव डिफेंस है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि जो माइंड है वो बेसिकली 5% कॉन्शियस माइंड है और 95% सबकॉन्शियस माइंड है, और उसकी सारी फैकल्टीज़ को हमने समझा। तो ओवरऑल माइंड का जो 95% माइंड का एक्शन है वो नेगेटिव है। बिलीव्स हैं वो नेगेटिव हैं, उसके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और हैबिट है, पैटर्न्स हैं, वो सारी की सारी नेगेटिव हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में है इस माइंड की नेगेटिविटी को हम और डेप्थ से समझने का प्रयास करेंगे। आने वाले वीडियोस में समझेंगे हनीमैन सर ने इसको हमको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो अभी हमने ये समझ लिया कि माइंड मोस्टली नेगेटिव है। तो अब दोस्तों, जैसे ही कोई पर्सन की लाइफ में कोई व्यू आता है तो हम ये समझ चुके हैं कि वो माइंड से सबसे पहले इंटरेक्ट होता है, यानी कि जो माइंड की एनर्जी है वो उसकी जो लाइफ व्यू चल रहा है उसके साथ इंटरेक्ट होती है, और वो मोस्टली नेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिविटी के साथ ही उसके साथ इंटरेक्ट होता है। तो माइंड का किसी भी सिचुएशन के अगेंस्ट डिफेंस लेना, यानी कि माइंड को रिएक्ट करना ही सोरिक मैनिफेस्टेशन या सोरा का एक्साइट होना माना जाता है। यानी कि अगर कोई लाइफ में व्यू हुआ और उसको लेकर के कोई भी इमोशन से किसी पर्सन ने रिएक्ट किया, तो सबसे पहले उसके अंदर सेंसिटिविटी डेवलप होगी, जो कि सोरिक मैनिफेस्टेशन होगा, और इसको हम अभी डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों, मेरे पास एक ही फैमिली के 2 बच्चे हैं। बच्चे थे ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें एक 3 साल का और एक 1.5 साल का। 3 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा। ये दोनों के दोनों जुकाम खांसी से सफ़र कर रहे थे। तो जब मेरे पास इनके फादर आए, मैंने इनका नेचर पूछा, तो हम देखेंगे कि सोरा किस तरह से एक्साइटेड होता है और किस तरह से एक्टिवेट होता है। जब दोस्तों बेटा पैदा हुआ तो वो जो बच्ची थी 3 साल की, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग थी कि उसका प्यार, जो मदर फादर का प्यार है, वो उसकी तरफ कुछ कम हो गया है और भाई की तरफ उनका रुझान कुछ ज़्यादा है। और ये हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी लेडी अपने पेरेंट्स से सीख करके आती है, उसको भी नहीं खुद मालूम होता है, वो बेटे को ज़्यादा लगाव करती है, बेटे से ज़्यादा लगाव रखती है। ये एक बिलीफ है। तो हमने सबकॉन्शियस माइंड में जो सबसे पहली फैकल्टी बिलीफ की पढ़ी थी, तो ये एक फॉल्स बिलीफ महिलाओं के रहता है कि बेटे को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और इसको लेकर के उन्होंने बेटे को तवज्जो ज़्यादा दी और बच्ची ने लव को कम फील किया, यानी कि लो फीलिंग आ गई। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो हिडन पार्ट है वो लॉ ऑफ लव है, और लॉ ऑफ लव उन 5 तत्वों को बांधे हुए है। तो जैसे ही उसने लव की फीलिंग को कम समझा, तो वो डिजीज़ का प्रोडक्शन बॉडी पर होने लगा, वो सफ़र करने लगी। ऐसे ही दोस्तों, जब वो बेटा था, उस बेटे को एक्स्ट्रा प्यार मिलने लगा, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलने लगी, तो वो वायलेंट रिएक्ट करता था, वो गुस्सा करता था, वायलेंटली रिएक्ट करता था। अब दोस्तों, जुकाम खांसी होने तक तो ठीक है, ये सोरा जो डोरमेंट स्टेट में था वो एक्साइट हुआ। लेकिन अब क्या होता है कि जब मैंने इनकी बच्ची का नेचर पूछा, तो उन्होंने कहा मेरी बच्ची बहुत ही समझदार है। तो मैंने पूछा क्या है समझदारी में, कि वो भाई का ख्याल रखती है, वो मेरा ख्याल रखती है, कहना मानती है, टाइम पर होमवर्क करती है, ये सारे काम करती है। तो मैंने उनसे पूछा क्या है उसका नेचर शुरू से है, कि नहीं, जब से ये बेटा आया तब से वो इस तरह से हो गई। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो उसको लव की फीलिंग कम हो रही थी, लो फीलिंग हो रही थी, तो उसने सोचा कि मैं अपने आप को डिलीजेंट कर लूँ, मैं अपने आप को ऐसा कर लूँ जिससे मेरे वो लव की कमी है वो पूरी हो जाए। शायद मैं अपने पेरेंट्स की बात मानूँ, भाई का ध्यान रखूँ, तो मुझे ये लोग प्यार करने लगेंगे। तो इस तरह से दोस्तों डिजीज़ डिफेंस लेती है।
यानी कि कोई पर्सन उस नीड को, जो बेसिक नीड है किसी भी पर्सन की, लव, उसको पूरा करने के लिए जो वो डिफेंस ले रही है, इसको डिफेंस को हम सोरिक डिफेंस कहते हैं। यानी कि उसकी फिजिकल प्लेन बता रहा है कि फिजिकल प्लेन पर केवल अभी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। तो दोस्तों सोरा में जब हम देखते हैं तो सोरा में जो मेंटल चेंजेस आते हैं उसमें सबसे पहले सेंसिटिविटी डेवलप होती है। पर्सन के मेंटल प्लेन पर वो सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने के बाद वो इरिटेबल होता है, और इरिटेबल होने के बाद उसके अंदर एंजाइटी आती है, और एंजाइटी एंगर में कन्वर्ट होती है, और एंगर से फिर वो इनसिक्योरिटी फील करता है। तो ये दोस्तों एक सोरिक डिफेंस है जिसमें बच्चा उस इनसिक्योरिटी को पूरा करने, वो एक इनसिक्योर हो गया लव को लेकर के, तो सेंसिटिविटी डेवलप हुई, इरिटेबिलिटी उसके अंदर आई, उसने अपने डिफेंस को चेंज कर लिया, अपने आप को उसने, अपने इमोशंस को, अपने पूरी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ही चेंज कर लिया। जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं वो डिलीजेंट हो गई। तो इस तरह से दोस्तों सोरा जो था वो जो डोरमेंट स्टेट में था, लैक ऑफ लव की वजह से वो एक्साइट हुआ और फिर वो एक्टिव हो गया। तो इस तरह से दोस्तों मेंटल प्लेन पर सोरिक मैनिफेस्टेशन आते हैं। फिजिकल प्लेन पर दोस्तों इसमें सेंसिटिविटीज़ होंगी, उसके बाद इरिटेबिलिटीज़, जैसे हमने समझी, इरिटेबिलिटीज़ होंगी फिजिकल प्लेन पे, स्किन पे रैशेज़ हो सकते हैं अगर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में जाता है कोई पेशेंट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग धीमे धीमे आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। तो सेंसिटिविटीज़, इरिटेबिलिटीज़, पेन्स जितने भी हैं वो सब सोरिक हैं। और इसके बाद इन्फ्लेमेशंस। तो इस बच्चे में आपने देखा कि सोरा जो डोरमेंट में था वो लैक ऑफ लव की वजह से एक्टिव हुआ, चेंजेस आने लगे, जुकाम खांसी, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आने लगी। उसके बाद उसने अपने नेचर को चेंज कर लिया, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ सोरा को डिफाइन करता है कि अब सोरा एक्टिव हो गया। तो ये जो दोस्तों डिजीज़ है ये सोरिक क्रॉनिक डिजीज़ है। तो इसको मैंने, जो बच्ची थी इसको डिलीजेंट थी, चिली थी और थर्स्टी थी, तो मैंने इसको साइलेसिया 200 ड्रॉपर डोज, 2 ड्रॉपर डोज दी थी। उसमें ये इसकी जो कंप्लेंट्स थी वो ठीक हो गई। उसके बाद दोस्तों जो बच्चा था उसको मैंने, वो भी चिली था, थर्स्टी था, वायलेंट था, एंग्री था, तो मैंने उसको बेलेडोना 200 की 2 डोज दी थी, जिससे वो ठीक हुआ। लेकिन दोस्तों इसके सोरिक मैनिफेस्टेशन में जो नेचर चेंज हो जाता है, तो उस नेचर को भी हमको रिगेन कराना होता है कि वो नेचर भी उसका पहले जैसा होना चाहिए, तभी हम उसको ये मानेंगे कि वो कंप्लीट रिकवरी में है। लेकिन पेशेंट जो होते हैं वो समझते हैं कि वो फिजिकल प्लेन पर अगर कंप्लेंट्स ठीक हो गई तो फिर बच्चे को ठीक मानते हैं और वो इस ट्रीटमेंट को यहीं पर बंद कर देते हैं। अब दोस्तों एक और केस लेते हैं, मैं आपको उसका, चूँकि दोस्तों ये फिजियोलॉजिकल केसेस होते हैं, इनका व्यू दिखाना, इनके रिव्यूज़ को बताना बड़ा मुश्किल होता है, 2 दिन में ये ठीक हो जाते हैं। एक मैं आपको और केस दिखाता हूँ। एक बच्चे का केस है जिसको बार बार स्टाई हो रही थी आँख पर, गुहरी जिसको बोलते हैं। तो वो उसको 3-4 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी, और वो उसको बार बार 3-4 महीने से हो रही थी। वो कई तरह के ट्रीटमेंट ले रहा था लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। कभी लेफ़्ट आई पे आए, कभी राइट आई पे, कभी लेफ़्ट आई पे, कभी राइट आई पे। तो इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, और ये रियकरेंस हो रही है, ये बार बार हो रही है। इसका मतलब ये क्रोनिसिटी है, यानी कि सोरा जो है वो अब एक्टिव हो चुका है। अब वो जो डोरमेंट से पहले एक्साइट हुआ, एक्साइट से अब वो एक्टिव हो चुका है, जो वो बार बार इस तरह की डिफेंस ले रहा है। इस बच्चे में दोस्तों उसने जो डिफेंस है वो अपनी नेचर को नहीं चेंज किया, उस इम्पैक्ट को, जो इमोशनल इम्पैक्ट था उसको बॉडी पर ट्रांसफ़र कर दिया, और बॉडी हमको करेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्शन दे रही है कि वो जो उसकी आँख की स्टाई की प्रॉब्लम है वो बार बार हो रही है और साइड चेंज कर रही है, कभी लेफ्ट आई पे, कभी राइट आई पे। तो सोरिक डिफेंसेस नेचर में बदलाव होके भी हो सकते हैं, और सोरिक डिफेंसेस जो है बॉडी पे इस तरह के करेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्शंस को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस बच्चे का वीडियो हम देखेंगे, इसके दोनों वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा।
एक पहले का वीडियो, फिर उसके बाद ठीक होने का वीडियो, तो ये 2 ही दिन में ठीक हो गया। इसमें दोस्तों जो हमने रूब्रिक लिया, जो इस बच्चे के लिए हमने रूब्रिक लिया, तो चूँकि इसके जो स्टाई है उसका बेसिक कॉज हम लोग हैमर्स थ्योरी से समझते हैं कि जो हैमर की थ्योरी है वो हमको बताती है कि स्टाई का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं जब होता है जब उस बच्चे को आँखों से कोई उसकी इंसल्ट करे, यानी कि ये इंसल्ट की फीलिंग है और उस इंसल्ट फीलिंग को आँखों से किया गया हो। तो इस तरह से मैंने इसको लिया, और जो इसके फिज़िकल प्लेन पर जो सिम्टम्स थे वो बहुत ही करेक्टरिस्टिक थे कि उसमें जब ये मेरे पास आया था तो लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम रिकरेंट कर रही थी, और वो फिर लेफ़्ट से राइट की साइड ट्रांसफ़र हो रही थी। तो मैंने इसमें जनरलिटी में रूब्रिक लिया दोस्तों। जनरलिटी के जो रूब्रिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इक्वली मेंटल्स के बराबर ही होते हैं, क्योंकि उनमें पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि उस पूरे होल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें उसकी इनविजिबल पार्ट और विजिबल पार्ट का भी दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए जनरल जो रूब्रिक्स हैं, जो जनरलिटी के रूब्रिक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर कहीं वो मिलते हैं तो हम उनको मेंटल्स के बराबर ही उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जनरलिटी में जब आप देखेंगे तो एक रूब्रिक है कि हिस्ट्री पर्सनल आई स्टाइज रिकरेंट, एंड फिर मैंने लिया लेफ़्ट साइड एंड लेफ़्ट टू राइट साइड। तो इसमें दोस्तों जो रेमेडी आई वो आई पल्सटिला 200 की। मैंने उसको एक डोज दी थी और उसके बाद वो 2 दिन में ही उसकी स्टाई बिल्कुल ठीक हो गई, और अभी वो बच्चा मेरे पास आ रहा है। तो अभी उसको चूँकि 2 ही 3 दिन हुए हैं, तो मैं उसका रिव्यू अभी लूँगा 1 हफ्ते 10 दिन बाद। मैं उसको बुलाता रहूँगा, जैसे ही आएगा तो फिर आपको उसके उस रिव्यू को भी दिखाऊँगा। तो अभी आप इस वीडियो में उस बच्चे के दोनों व्यूज़ को देखिए, एक उसका उसने सिम्टम बताए जब, और एक उसका ठीक होने के बाद। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइकोसिस और सिफिलिस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। बता बेटा, क्या समस्या है तुझे? मेरे गुहेरी हो जाती है 3-4 महीने से। अच्छा, और हो जाती है फिर सही हो जाती है, हो जाती है फिर सही हो जाती है। तो कब से हो रहा है ऐसा? 3-4 महीने से। अच्छा, इसमें क्या तकलीफ होती है गोहरी में? गुहेरी में हाँ। दर्द होता है और और कुछ नहीं होता। अच्छा, कौन सी आँख में रहती है? इसमें भी हो जाती है और इसमें भी। अच्छा, दोनों में हो जाती हैं? इसमें 2 हो रही है। अच्छा, ये गोहरी होने से पहले कोई और बीमारी रही है तुझे किसी तरह की? नहीं, तो कैसे होने लगी ये गोहरी? पता नहीं, अपने आप हो जाती कोई दवाई खाई है इसकी? है। हाँ, कहाँ से? मई से। तो क्या दवाई दी थी उन्होंने? मुझे तो पता नहीं, पापा लाई थे। तो उससे क्या हुआ दवाई से? ठीक हो गई, फिर दोबारा से हो गई। दोबारा से हुआ। ठीक है। अब क्या हाल है बेटा? अब सही है। क्या चीज़ सही है? गुहेरी कितने दिन में सही हो गई? है, 1 दिन में ही सही हो गई। अच्छा, तो अभी दवाई है तेरे पास? हाँ, अभी है, थोड़ी अच्छा, बची है। थोड़ी। अच्छा, और कहीं निकली है गोहरी? अब नहीं निकली कहीं। अब नहीं निकली जब से? चलो ठीक है।